एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 20। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ये यूज़ होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके एंजाइम्स का यूज़फुल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए, इसलिए इसको बोला है बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्निक्स को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देख लेते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स क्या है? कर्ड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, वाइन प्रोडक्शन। इन तीनों चीज़ में ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। यूजेस नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिम्स विदाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यूज़ करते हैं बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशन के। उसके जेनेटिक मटेरियल, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करता है। जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया गया है। ठीक है। और ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एडवांस्ड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स इन्वॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जो वो कंडीशंस जो लैब कंडीशंस पे प्रोड्यूस किए गए हों प्रोडक्ट्स। ठीक है। और इन वीवो क्या होता है? जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया गया हो। तो ये इन विट्रो है, मतलब जो लैब कंडीशंस पे प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जो, वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। जीन सिंथेसिस, DNA वैक्सीन जो है आजकल, जीन थेरेपी जिसमें हम डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करते हैं उसे जीन थेरेपी बोला जाता है, वो भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। अब देख लेते हैं EFB का डेफिनेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है EFB के अकॉर्डिंग? ये इंटीग्रेशन होता है नेचुरल साइंस का, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स का या फिर उनके पार्ट्स का प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। सो जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का EFB के अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट है। सो EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या हुआ? ये यूज होता है ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का या उनके कंपोनेंट्स का ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है दो कोर टेक्निक्स होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है। सबसे पहला आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल का ऑल्ट्रेशन होता है। ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंजेस होता है, चाहे वो DNA हो या RNA हो। इंट्रोडक्शन होता है फिर डिजायर्ड जीन्स का होस्ट ऑर्गेनिज्म में। इसकी वजह से क्या होता है? होस्ट का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है, तो इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है? ये होता है कि स्टराइल कंडीशन को मेंटेन करना है। स्टराइल कंडीशन मीन्स की कंटामिनेशन फ्री कंडीशन। ठीक है। उसे बोलते हैं स्टराइल कंडीशन। अलाउज ग्रोथ ऑफ ओनली, इसमें क्या होना चाहिए कि सिर्फ जो रिक्वायर्ड माइक्रोब्स है या जो डिजायर्ड माइक्रोब्स है, जो हमें चाहिए माइक्रोब्स या सेल, सिर्फ उनको ग्रोथ करवाना, अनवांटेड मटेरियल को ग्रोथ नहीं करवाना, उसे बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे यूज करना, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन हो गया, एंजाइम्स हो गया या फिर अदर बायोटेक प्रोडक्ट्स हो गए। इंपॉर्टेंस क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है और न्यू जीन कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो एग्जिस्टिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ये प्रिजर्व करता है। लिमिटेशंस क्या है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का? ट्रांसफर्स डिजायर्ड प्लस अनडिजायर्ड जीन्स टुगेदर। तो ट्रेडिशनल मेथड भी हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें क्या होता था कि डिजायर्ड जीन भी ट्रांसफर हो जाते थे, साथ साथ में अनडिजायर्ड जीन्स जो हमें नहीं चाहिए वो जीन्स भी ट्रांसफर हो जाते थे। तो ये एक लिमिटेशन है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का। एडवांटेज क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग का? इसमें क्या होता है? सिर्फ जो डिजायर्ड जीन होते हैं उनका ही ट्रांसफर होता है। ये अवॉइड करता है अनडिजायर्ड जीन्स के ट्रांसफर को। इन्वॉल्व करता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर। अब देख लेते हैं क्लोनिंग एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। ओरे का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरे है क्या? ये एक स्पेसिफिक DNA का सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये DNA के मल्टीप्लिकेशन के लिए इसेंशियल है। रेप्लिकेशन होता क्या है? जहाँ पे DNA अपना एग्जैक्ट रेप्लिका प्रोड्यूस करता है, एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो उस साइट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एलियन DNA कैन रेप्लिकेट ओनली व्हेन लिंक टू एन ओरे। तो जो एलियन DNA मीन्स जो फॉरेन DNA होगा वो तभी रेप्लिकेट होगा जब उसे ओरे से लिंक्ड करेंगे। ठीक है। और होस्ट में इंटीग्रेट होगा। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग मीन्स आइडेंटिकल जो कॉपीज है उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना, उसे बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्लोनिंग में मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ DNA सेगमेंट। एक आइडेंटिकल DNA सेगमेंट है, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्लोनिंग बोलते हैं। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग पे बेस होता है। क्लोनिंग
होने के लिए क्या चाहिए, ओरई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई कर सके। नेक्स्ट है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में आया था। ये किसने डेवलप किया था, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। इन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लिंक्ड किया था किसके प्लास्मिड से, सैल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम के प्लास्मिड से। ठीक है, प्लास्मिड होता क्या है, ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और एक और चीज प्लास्मिड की, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड होता है। ठीक है, खुद से रेप्लिकेट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लास्मिड वेक्टर की तरह एक्ट करता है। वेक्टर मतलब जो किसी चीज को कैरी करता है। तो यहाँ पे प्लास्मिड किसको कैरी करेगा, डीएनए को कैरी करेगा, इसलिए इसको वेक्टर बोला है और डीएनए कैरियर बोला है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ एंजाइम्स है, की एंजाइम्स, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये कटिंग का काम करता है। अब ये क्या कट करता है, ये डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट्स पे। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, वहाँ पे ये कट करेगा। नेक्स्ट आता है डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज क्या होता है, जो चीज़ हमने कट की है उसे ज्वाइन भी तो करना होगा। तो वो ज्वाइन करने के लिए जो डीएनए सीक्वेंस को कट किया गया है उसे ज्वाइन करने के लिए आता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करेगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिसे स्मॉल आर डीएनए बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो और कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल डीएनए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्रेस्ड। ओके, सो एंजाइम्स हमने देख लिया। डीएनए को कट करने के लिए सीजर होगा, सीजर किसको बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। ठीक है, और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए भी हमें ग्लू चाहिए, वो ग्लू का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। अब वेक्टर का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, मलेरिया पैरासाइट को कैरी करता है। ठीक है, तो वैसे ही प्लास्मिड क्या करता है, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए मटेरियल को कैरी करेगा, वो हमने यहाँ पे बात कर लिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, जब हम फॉरेन डीएनए को प्लास्मिड डीएनए के साथ कंबाइन करते हैं। मान लो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम है जिसे हमने प्लास्मिड बोला, और यहाँ पे हमने एक डीएनए है जिसको हमने अटैच किया। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे फॉर्म होगा, जब हम फॉरेन डीएनए को प्लास्मिड के साथ ज्वाइन करेंगे, उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होगा। अब ये किसके अंदर रेप्लिकेट होगा, किसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई के अंदर ये रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या यूज करके, होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके। ओके, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए भी एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, क्लोनिंग क्या होता है, ये भी हमने देखा। इसमें प्रोडक्शन होता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, किसमें, ई कोलाई में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ 3 बेसिक स्टेप्स है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें जो डिजायरेबल जीन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आएगा कि आइडेंटिफाई डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, जो हमें जीन्स चाहिए उस डीएनए को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दूसरा क्या है, इस डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना। तीसरा स्टेप क्या है, मेंटेन करना और ट्रांसफर करना इंट्रोड्यूस्ड डीएनए को टू द प्रोजेनी। मतलब जो हमने इंट्रोड्यूस किया है डीएनए, उसको फिर हमें ये भी मेंटेन करना है कि वो जो स्पेसिफिक डीएनए है, जो डिजायर्ड जीन है, वो प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। आपने सिर्फ ट्रांसफर कर दिया लेकिन वो ऑफस्प्रिंग में नहीं हो पाया ट्रांसफर, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, ये 1 लाइन रिवीजन है, जो मैंने यहाँ पढ़ाया वो मैंने 1 लाइन में लिखा है, तो आप क्विक रिवीजन के लिए ये देख सकते हो। नेक्स्ट टूल्स क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर डीएनए लाइगेज आता है, फिर वेक्टर्स आते हैं, फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म आता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने देख लिया, डीएनए सीक्वेंस को कट करेगा स्पेसिफिक साइट पे, तो ये टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है फॉरेन डीएनए की। डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। और वेक्टर्स क्या करते हैं, वेक्टर्स जो होते हैं वो डीएनए को कैरी करते हैं। और होस्ट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, होस्ट ऑर्गेनिजम्स में जो एलियन या जो फॉरेन डीएनए पार्टिकल्स है वो रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई करता है अपने डीएनए को होस्ट के ही डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके। ओके, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अब हम इन सारे जो टूल्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। डिस्कवरी देख लेते हैं, इसे 1963 में आइसोलेट किया गया था ई कोलाई से। 2 एंजाइम्स पाए गए उस टाइम, डिस्कवर किए गए। पहला था मिथाइलिस। मिथाइलिस क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है डीएनए में। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, हिंद सेकंड। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंद सेकंड जो था फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। ये क्या करता है, ये डीएनए सीक्वेंस को स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और कट करेगा डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे। ओके,
अब रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जो रिकॉग्नाइज्ड होता है किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। ओके, हिंद सेकंड, जैसे कि मान लो हिंद सेकंड है, वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा, 6 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो आइसोलेटेड हो चुके हैं। अब देख लेते हैं नेमिंग कैसे होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं सारा ई कोर 1, ठीक है। ई क्या डिनोट करता है, इश्चरेशिया, जो डिनोट करता है जीनस को। CO डिनोट करता है कोलाई, जो कि रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। R होता है स्ट्रेन, जैसे RY13, और ये जो फर्स्ट है ये बताता है कि ये फर्स्ट एंजाइम है जो आइसोलेटेड हुआ है उस स्ट्रेन से, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जीनस को बताएगा, नेक्स्ट 2 लेटर्स स्पीशीज को बताएंगे, और उसके नेक्स्ट लेटर जो है स्ट्रेन को बताएगा, और जो रोमन न्यूमरल होगा वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताएगा, ठीक है। तो ये रूल है एंजाइम्स की नेमिंग का। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में सबसे पहले आता है न्यूक्लियसेस। ये क्या करता है, डीएनए कटिंग एंजाइम्स है उसे न्यूक्लियसेस बोलते हैं, ठीक है, जो डीएनए को कट करते हैं। टाइप्स देख लेते हैं न्यूक्लियसेस का। 2 टाइप्स के होते हैं न्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सो नाम से पता चल रहा है कि कुछ बाहर होगा, एंडो मतलब इनर। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा डीएनए के एंड से। जैसे मान लो 5'3', ये एंड है डीएनए का, तो यहाँ से रिमूव करेगा डीएनए को, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियस, ये डीएनए को कट करेगा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे अंदर डीएनए के अंदर कट कर रहा है तो उसे बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस। जो एंड पे कट कर रहा है उसे बोल रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करता है। ये स्कैन करता है डीएनए को एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस के लिए, फिर डीएनए को बाइंड करता है और दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है एक स्पेसिफिक साइट पे। और क्या रिकॉग्नाइज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्या होता है, ये वो सीक्वेंस होता है जो दोनों डायरेक्शन से अगर आप पढ़ो तो सेम होगा। जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ो तो भी सेम होगा, या फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पढ़ो तो भी सेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल GAATTC, यहाँ से पढ़ा GAA, ठीक है, फिर अब हम यहाँ से पढ़ेंगे GAATTC, तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से, तो उसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एग्जाम्पल है ई कोरई रिकॉग्निशन साइट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5'GAATTC 3', फिर यहाँ से क्या है 5'GAATTC, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ई कोर 1 में। और ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा, ई कोर 1 का है तो ये ई कोर 1 रिकॉग्नाइज करेगा इसे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियस फैमिली से, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोन्यूक्लियस एंड्स पे कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर कट करेगा, विद इन डीएनए कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टिकी एंड्स और डीएनए लाइगेज क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स क्या होता है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करता है, वो डीएनए को जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उस सेंटर से अवे कट करता है। तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। उन सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग एंड्स को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। इनको स्टिकी एंड्स क्यों बोला है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड के साथ, ठीक है, और फैसिलिटेट करते हैं जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। रोल क्या है डीएनए लाइगेज का, ये करेगा, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स होते हैं, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ये डीएनए जो फॉर्म्ड हुआ है डीएनए को डिफरेंट जीनोम से ऐड करके। कुछ इंपॉर्टेंट नीट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वेक्टर डीएनए और जो सोर्स डीएनए है वो दोनों सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होने चाहिए, ठीक है। ये मैचिंग स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। इसका फायदा क्या होता है कि इससे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे जो मैच कर रहे होंगे, और मैचिंग स्टिकी एंड्स जो होते हैं फिर वो डीएनए लाइगेज से जॉइंट हो जाते हैं। जैसे ये मान लो डायग्रामेटिक, ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए जिसे हम प्लास्मिड भी बोलते हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने दोनों को कट किया, ये देखो कट किया, उसके बाद अब क्या जॉइन होगा, लाइगेज इन दोनों को जॉइन करेगा, फॉरेन डीएनए को इसके यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जॉइन हो चुका है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो फॉरेन है। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ई कोलाई होस्ट में आएगा, फिर अंदर जाके वो सेल्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट है, अब हमने आइसोलेट कर लिया, कट कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनका सेपरेशन और आइसोलेशन देख लेते हैं। इसके लिए यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक है जो यूज करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। डीएनए क्या होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से डीएनए जो है वो एनोड की तरफ मूव करता है। एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको रन किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को।
इसमें एक कंपोनेंट होता है एगारोस जेल, इसे मैट्रिक्स की तरह यूज़ करते हैं। ये नेचुरल पॉलीमर है जो सी वीट से ऑब्टेन होता है, क्या, एगारोस जेल, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है जो कि कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, सी वीट से, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करता है उनके साइज के बेसिस पे। तो आप ये याद रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट्स साइज के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, प्रिंसिपल क्या है इसका, इसमें जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, और दूर तक जाएंगे। लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो स्लोली मूव करेंगे और कम ट्रैवल करेंगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए, डीएनए जो है वो हम डायरेक्टली उसको लाइट में नहीं देख सकते, इसके लिए इसको स्टेंड किया जाता है एथिडियम ब्रोमाइड के साथ, ETBr के साथ, फिर उसे यूवी लाइट के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। और ये कैसा ऑब्जर्व होता है, डीएनए एज अ ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो यूवी के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से स्टेन से डीएनए को स्टेंड किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर उसको विजुअलाइज किया जाता है यूवी रेडिएशंस के अंडर, ठीक है। और वो कैसा अपीयर होता है, एज अ ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो, ये देखो, ये डीएनए के बैंड्स हैं, ये एनोड है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए के ऊपर, यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ पे हमने लोड किया, ये यहाँ पे मूव किया, ठीक है, डायरेक्शन है मूवमेंट का। स्मॉलर जो फ्रैगमेंट्स है वो ज़्यादा दूर तक गए, तो जो लास्ट तक गए हैं और दूर तक गए हैं वो कौन से वाले हुए, स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स, और जो यहाँ पे रह गए हैं वो उनका साइज कैसा है, बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब उसका इल्यूशन क्या होता है, अब जो डिज़ायर्ड डीएनए बैंड है उसे कट करेंगे एगारोस जेल से, डीएनए एक्सट्रैक्टेड होगा, प्यूरिफाइड होगा जेल से, उसके बाद इस प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए के एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन को जेल से उसे बोलते हैं इल्यूशन। यूज़ करेंगे प्यूरिफाइड डीएनए का, प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उसे क्लोनिंग वैक्टर्स में ज्वाइन करेंगे और यूज़ करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट है, क्लोनिंग वैक्टर्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस जो है वो क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज़ करते हैं। वैक्टर मीन्स जो डीएनए को कैरी करे, तो आप इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, होस्ट के अंदर, यूज टू मल्टीप्लाई फॉरन। और इनको क्यों यूज किया जाता है, फॉरन या एलियन डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए। कॉपी नंबर क्या होता है, बैक्टीरियोफाज का बहुत ही हाई कॉपी नंबर होता है, प्लाज्मिड्स का यूजुअली 1 to 100 कॉपीज पर सेल होता है। हायर कॉपी नंबर मतलब क्या हुआ कि मोर कॉपीज टारगेट डीएनए के हमें मिलेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज का ये फायदा होता है कि जो उनका कॉपी नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फीचर्स देख लेते हैं, गुड क्लोनिंग वैक्टर के क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें ओरा ही होना चाहिए। ये वो साइट है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये फॉरेन डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। ये कंट्रोल करता है क्लोन डीएनए के कॉपी नंबर को। हाई कॉपी नंबर ऑफ ओवरआई मतलब मोर डीएनए कॉपीज फॉर्म होगा। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर, ये हेल्प करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। मतलब उन सेल्स को, ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हो गए, जो जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मतलब वो सेल जिसमें फॉरेन डीएनए आ चुका है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। और एलिमिनेट करे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, जिन सेल में डीएनए नहीं गया है उसको एलिमिनेट कर दें। यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को हम यूज़ करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर के लिए। कॉमन सिलेक्टेबल मार्कर्स के एग्जांपल है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, जिसे AMPR से डिनोट किया गया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस TET-R, क्लोरएम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस एंड कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये प्रोसेस होता है फॉरेन डीएनए को होस्ट बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉमनली यूज्ड वैक्टर्स प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाजेस है। ओराई जो होता है रेप्लिकेशन एंड कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करते हैं, और जिनके एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ देखे। नॉर्मल ई कोलाई जो है उसमें वो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक लिए उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ई कोलाई जो है वो लैक करेगा रेजिस्टेंस टू दीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोनिंग साइट्स एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या होता है, ये हम अभी फीचर्स पढ़ रहे हैं कि गुड क्लोनिंग वैक्टर्स के क्या फीचर्स होने चाहिए। तो क्लोनिंग साइट्स भी होना चाहिए उसमें। वैक्टर जो है उसके पास सिंगल यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से क्लोनिंग जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एग्जाम्पल है BAM-H1 साइट इन TET-R जीन ऑफ PBR32। नेक्स्ट है PBR32 सिलेक्शन मेथड क्या है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होता है, फॉरेन डीएनए जो है उसे इंसर्टेड किया गया TET-R जीन में। टेट्रासाइक्लिन जो है रेजिस्टेंस लॉस्ट कर देगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है वो रिटेन रहेगा। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, अब जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो एम्पिसिलिन पे ग्रो करेंगे, ठीक है, बट ये टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेंगे, तो ऐसे हम रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों पे ही ग्रो करेंगे, ओके। नेक्स्ट है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें एक होता है इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, जो फॉरेन डीएनए है उसको इंसर्टेड किया जाता है फंक्शनल जीन में। इसकी वजह से जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और इसको फिर हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन के लिए। इसे बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब फॉरेन डीएनए के इंसर्ट करने से जो फंक्शनल जीन है वो इनएक्टिवेट हो गया।
मार्कर जीन हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, जिसे लैक-जेड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो सेल्स जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए उसमें लैक-जेड एक्टिव होगा, ठीक है। लैक-जेड मतलब बीटा ग्लैक्टोसिडेज, ये वो जीन है जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम के लिए कोड करता है, ठीक है। तो अब इसमें लैक-जेड एक्टिव है एंजाइम, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज को प्रोड्यूस करेगा और इसमें ब्लू कॉलोनीज फॉर्म होंगे, ठीक है, जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है, लैक-जेड जो है डिस्ट्रिब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है और तो इसकी वजह से अब जो जीन है लैक-जेड डिस्ट्रप्टेड, ये इनएक्टिव है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज के प्रोडक्शन के लिए, पर ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसकी वजह से बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन भी नहीं होगा और इससे क्या फॉर्म होगा, व्हाइट कलरलेस कॉलोनी फॉर्म होंगे, ठीक है। तो जिसमें एक्टिव होगा बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, उसमें ब्लू कॉलोनी होगा, और जिसमें जो लैक-जेड है वो इनएक्टिव होगा और बीटा ग्लैक्टोसिडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें व्हाइट या कलरलेस कॉलोनी फॉर्म होंगे। तो इसे बोला गया है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, PBR 322 कंटेन करता है mPAR TET-R जीन्स, BAM-H1 साइट है प्रेजेंट TET-R जीन में। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जो होती है वो ईजियर होती है टू एंटीबायोटिक प्लेट्स को यूज़ करके। व्हाइट कॉलोनीज मतलब रिकॉम्बिनेंट्स, ब्लू कॉलोनीज मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एम्पिसिलिन प्लेट 1, टेट्रासाइक्लिन प्लेट 2। रिकॉम्बिनेंट ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट जो है वो सिर्फ एम्पिसिलिन प्लेट पे ही ग्रो करेंगे। रिजल्ट क्या है, रिकॉम्बिनेंट में ग्रो ऑन एम्पिसिलिन, डू नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन, और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों पे, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों पे ग्रो करेंगे। रिकॉम्बिनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स PBR 32 और बाय इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैक-जेड जीन, ठीक है, वेयर व्हाइट कॉलोनीज आर रिकॉम्बिनेंट्स एंड ब्लू कॉलोनीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो भी याद रखना, व्हाइट कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट होता है और जो ब्लू कॉलोनीज होते हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब है वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स। नेचुरल जीन ट्रांसफर एजेंट्स कौन से हैं, बैक्टीरिया और जो वायरस है वो नेचुरली ट्रांसफर करते हैं जीन्स को होस्ट सेल में। ये डेवलपमेंट बेसिस है क्लोनिंग वैक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस। ये क्या है, ये पैथोजन होता है डाइकोट प्लांट का। इसमें क्या होता है, TI होता है, TI मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। TI का फुल फॉर्म क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस में होता है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस डाइकोट प्लांट्स का पैथोजन होता है, उनमें डिजीज कॉज करता है। ये करता है ट्रांसफर ऑफ tDNA इनटू प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये जो कैपिटल tDNA है उसका ट्रांसफर करवाना प्लांट सेल में, जिससे क्या होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा प्लांट्स में। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन क्या है इसका, यहाँ पे देखो DNA को हमने इंट्रोड्यूस किया TI प्लाज्मिड में, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में। तो जो TI प्लाज्मिड है वो मॉडिफाई हो जाएगी, क्यों, पैथोजेनिसिटी को रिमूव करने के लिए, और एक क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज करेगी फॉर जीन ट्रांसफर इनटू प्लांट्स। नेक्स्ट रेट्रोवायरस क्या होते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं जीन्स को एनिमल सेल्स में, ये नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल सेल्स को इनटू कैंसरस सेल्स में। कौन, रेट्रोवायरस। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन क्या है, रेट्रोवायरस जो होते हैं वो डिसआर्म्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्या हो जाएंगे, डिसआर्म्ड मतलब नॉन पैथोजेनिक हो जाएंगे। फिर ये वैक्टर्स की तरह यूज होंगे, किसके लिए, डिलीवर करने के लिए जो हमें डिजायरेबल जीन्स चाहिए एनिमल सेल्स में, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट नीड फैक्ट्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस जो है प्लांट में वैक्टर की तरह यूज होता है DNA के लिए, फॉरेन DNA के लिए। TI प्लाज्मिड जो है ये प्लांट का क्लोनिंग वैक्टर है। कैपिटल TNA जो है ये DNA को ट्रांसफर करता है प्लांट सेल्स में। रेट्रोवायरस जो है एनिमल जीन ट्रांसफर वैक्टर है। बोथ आर मॉडिफाइड, दोनों को मॉडिफाई किया जाता है क्या बनाने के लिए, ताकि वो नॉन पैथोजेनिक हो जाए यूज होने से पहले। नॉन पैथोजेनिक मीन्स जो डिजीज या कोई हार्म ना करे, ठीक है, कोई डिजीज प्रोड्यूस ना करे, उसे बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक। मॉडिफाइड TI प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का, उसे प्लांट क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज करते हैं, और जो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस है उसे एनिमल क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट DNA। कॉम्पिटेंट होस्ट क्यों जरूरी पड़ता है, DNA जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये इजीली पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन से। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो मस्ट, जरूरी है कि वो कॉम्पिटेंट सेल से बने हो DNA को लेने के लिए, टू टेक अप DNA। कैसे बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट दिया जाता है, सेल को ट्रीट किया जाता है डाइवैलेंट केटायन के साथ, ठीक है, Ca2+ कैल्शियम के साथ। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है DNA के एंट्री को थ्रू द सेल वॉल पोर्स। फिर हीट शॉक मेथड दिया जाता है, इसमें सेल को इंक्यूबेट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA के साथ, किसके ऊपर, आइस के ऊपर। ब्रीफली एक्सपोज किया जाता है फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे, इसे हीट शॉक बोलते हैं। हीट शॉक मतलब ज़्यादा टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस। फिर रिटर्न करते हैं सेल्स को टू आइस। बैक्टीरिया जो है उसने रिकॉम्बिनेंट DNA अब ले लिया,
ठीक है। अब मेथड्स देख लेते हैं जीन ट्रांसफर का। सबसे पहले आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? अपटेक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स। अब हमने बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बना दिया। अब ये क्या करेगा? जब कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेगा, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। दूसरा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ये हम मेथड्स पढ़ रहे हैं कि हम जीन को कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन, ये नाम से पता चल रहा है, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। तो यहाँ ये देखो, इंजेक्शन में क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इसे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया गया, इसे बोला गया माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट मेथड है बायोलिस्टिक मेथड, जिसमें हम जीन गन का यूज़ करते हैं। ये मेनली यूज़ होता है प्लांट्स में। इसमें जो डीएनए कोटेड गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें सेल के अंदर बॉम्बार्डेड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें डीएनए को कोट किया जाता है किससे? गोल्ड एंड टंगस्टन से। वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड में डीएनए को किससे कोट किया जाता है? गोल्ड और टंगस्टन से, और इसे सेल पर डायरेक्टली बॉम्बार्डेड किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है डिसआर्म पैथोजन वैक्टर्स। इसमें मॉडिफाइड जो नॉन पैथोजेनिक वैक्टर्स है उसको ट्रांसफर किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में, जो अभी हमने किया था पहले। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कैल्शियम को हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस पे फैसिलिटेट करता है डीएनए के अपटेक को। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स में यूज़ करते हैं। बायोलिस्टिक जीन गन प्लांट्स में यूज़ करते हैं। डिसआर्म पैथोजेंस, ये जीन डिलीवरी वैक्टर्स हैं। कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? CA2 के ट्रीटमेंट से और हीट शॉक से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन से भी। बायोलिस्टिक को जीन गन भी बोलते हैं, और डिसआर्म पैथोजन वैक्टर से भी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का? मेन स्टेप्स देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। पहले डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन करेंगे, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करके, फिर आइसोलेट करेंगे डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट्स का, फिर लाइगेट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स को वेक्टर में। लाइगेट मतलब डीएनए लाइगेज के यूज से उसको ज्वाइन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स को वेक्टर में, ट्रांसफर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में, फिर कल्चरिंग करेंगे होस्ट सेल्स की लार्ज स्केल पे, और फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे डिजायर्ड प्रोडक्ट का। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए को आइसोलेटेड क्यों किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है सिर्फ एक्ट करता है प्योर डीएनए के ऊपर ही, तो जो डीएनए है मस्ट भी फ्री होना चाहिए अदर मैक्रो मॉलिक्यूल से। सेल लाइसिस क्या होता है? सेल लाइसिस मतलब, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो सेल लाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स, ब्रेकिंग ओपन सेल्स। डीएनए को रिलीज करेंगे किसके साथ साथ? आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स, इन चारों के साथ डीएनए जो होगा रिलीज होगा। एंजाइम कौन से यूज किए गए हैं? लाइसोजाइम बैक्टीरिया में, सेलुलोज प्लांट सेल्स में, और काइटिनेज फंगई में। कंटामिनेट्स का रिमूवल कैसे होगा? राइबोन्यूक्लियस आता है, जैसे आरएनएस भी बोलते हैं, ये आरएनए को रिमूव करेगा। प्रोटीएज इसे, ये प्रोटीन को रिमूव करेगा। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हम यूज करते हैं रिमूव करने के लिए अनडिजायर्ड मटेरियल को। तो बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए लाइसोजाइम आएगा, प्लांट सेल्स को रिमूव करने के लिए सेलुलेज, और फंगई में काइटिनेज, और आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियस, जिसे आरएनएस भी बोलते हैं, और प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज। डीएनए का प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे हम? चिल्ड इथेनॉल, बिल्कुल कोल्ड इथेनॉल को ऐड करेंगे। डीएनए जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज अ फाइन थ्रेड, जैसा आप यहाँ देख रहे हो इमेज में, और प्योर डीएनए जो है वो ऑब्टेन होगा। जीन्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। चिल्ड इथेनॉल जो है वो डीएनए प्रेसिपिटेशन के लिए यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए प्रेसिपिटेशन के लिए हम चिल्ड इथेनॉल को यूज करते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए एंड पीसीआर क्या है? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। प्यूरिफाइड डीएनए है, फिर उसको इंक्यूबेट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ऑप्टिमल कंडीशन पे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को कट करेगा स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे। प्रोग्रेस होगा डाइजेशन का, उसे चेक किया जाएगा। अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एनोड मत नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। फॉर्मेशन कैसे होता है अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का? कट सोर्स डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सोर्स डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट किया वेक्टर डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, फिर आइसोलेट किया हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर मिक्स किया जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट वेक्टर के साथ, फिर ऐड किया डीएनए लाइगेज ताकि जो डीएनए फ्रैगमेंट से वो ज्वाइन हो जाए। उसके बाद हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा इससे फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। का डेफिनेशन क्या है? ये टेक्निक है जो हम यूज करते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन या डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मींस मल्टीपल कॉपीज हम प्रोड्यूस करते हैं जीन की, उस स्टेप को बोलते हैं पीसीआर। और कहाँ पे यूज करते हैं? लैब कंडीशन, इन विट्रो। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? टेम्पलेट डीएनए चाहिए, 2 प्राइमर्स चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और न्यूक्लियोटाइड्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को प्राइमर्स बोलते हैं। ये होते हैं क्या? ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टारगेट डीएनए रीजन्स के लिए, ठीक है। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज किए गए हैं पीसीआर में? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं पीसीआर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसका नाम क्या है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का टैग पॉलीमरेज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज
पॉलीमरेज दैट इज टैक पॉलीमरेज। इसे आइसोलेटेड किया गया है थर्मस एक्वेटिकस से, ये भी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव रहता है। क्यों उसको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज बोला गया? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्टिव रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है पीसीआर का? ये एम्पलीफाई मल्टीप्लाई करता है डीएनए को 1 बिलियन कॉपीज तक, 10⁹ कॉपीज तक ये डीएनए को एम्पलीफाई कर सकता है, डीएनए की कॉपी बना सकता है। एम्पलीफाइड डीएनए जो है फिर उसको लाइगेटेड करते हैं वेक्टर के अंदर क्लोनिंग के लिए। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टैक पॉलीमरेज जो है वो थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। पीसीआर जो है इन विट्रो डीएनए एम्पलीफिकेशन टेक्निक है। एम्पलीफिकेशन मींस डीएनए का मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक है लैब कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में, ठीक है। वो क्या है? पीसीआर। ये 2 प्राइमर्स को यूज करता है और थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को यूज करता है, जिसे हम टैक पॉलीमरेज बोलते हैं। अब है नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं इंसर्शन कैसे होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। जो कॉम्बिनेंट सेल्स हैं उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया। जैसे एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है ई कोली, उसकी वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया। एम्पिसिलिन मीडियम पे क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है वो सर्वाइव करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है वो डाई हो जाएंगे। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। फिर ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन डीएनए जो है मल्टीप्लाई होगा होस्ट सेल के अंदर। इसका गोल क्या है? डिजायर्ड प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। प्रोटीन जो प्रोड्यूस्ड हुए क्लोन्ड जीन से, उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे होगा? कंटिन्यूस उसका हम कल्चर करेंगे, जो यूज्ड मीडियम है उसे रिमूव कर देंगे और फ्रेश मीडियम को ऐड करेंगे। सेल्स जो है वो लॉग एक्सपोनेंशियल फेस में रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में सेल्स किस फेस में रहता है? लॉग या एक्सपोनेंशियल फेस में। ये प्रोड्यूस करता है मोर बायोमास एंड हायर प्रोटीन यील्ड। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? ये वेसल्स होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, जिनकी कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर हो सकती है। कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को डिजायर्ड प्रोडक्ट में यूज करके माइक्रोबियल प्लांट या एनिमल ह्यूमन सेल्स को। ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, जैसे सबस्ट्रेट, सॉल्ट या विटामिन। ये हम बात करें बायोरिएक्टर की। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्या है? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। इसमें स्टरर होता है, एजिटेटर होता है, मिक्सिंग के लिए होता है। ऑक्सीजन डिलीवरी का सिस्टम होता है। फोम कंट्रोल सिस्टम होता है। फोम मतलब जो झाग फॉर्म होता है उसको कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। पीएच को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है और सैम्पलिंग पॉट्स भी होते हैं इसमें। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोडक्ट की अब बायोसिंथेसिस हो गया, हमने सिंथेसाइज कर लिया प्रोडक्ट को, अब उसके बाद के स्टेप को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें होता है सेपरेशन, पहले सेपरेट करेंगे, फिर प्यूरिफाई करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन करेंगे प्रिजर्वेटिव के साथ। प्रिजर्वेटिव ऐड करना जरूरी है ताकि वो खराब ना हो। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, उसका क्वालिटी क्या है। क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, जैसे कि ड्रग्स के लिए करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट की बायोसिंथेसिस के बाद जितने भी स्टेप आते हैं उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें ये सारे स्टेप्स आते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज करते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, प्रोटीन जो हेट्रोलोगस होस्ट से प्रोड्यूस्ड हुआ है, अंदर प्रोड्यूस्ड हुआ है। मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर के। विच एंजाइम इज यूज इन पीसीआर बिकॉज इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज होता है जो एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे? ये जस्ट अभी हमने किया है, दैट इज टैक पॉलीमरेज। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच एंजाइम जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट को कौन ज्वाइन करता है? ये भी हमने अभी किया है, डीएनए लाइगेज। विच बैक्टीरियम इज द सोर्स ऑफ टैक पॉलीमरेज यूज्ड इन। टैक पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन हुआ है, क्या सोर्स है? ये भी अभी हमने किया, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड जो हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये भी अभी हमने किया। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो हमें कहाँ से मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से। इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स माइग्रेट टुवर्ड्स। डीएनए किसकी तरफ माइग्रेट होते हैं? ये भी हमने अभी किया है, एनोड। क्यों? क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज होता है ये नीचे की तरफ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये डीएनए इस नीचे की तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ मूव करता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है? क्योंकि डीएनए के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड नीड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस चैप्टर से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ईकोर 1 एंड हिंस 2। सिलेक्टेबल मार्कर्स एम्प आर टेट आर यूज करते हैं। स्टिकी एंड्स और डीएनए लाइगेज क्या है? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है? लेग जेड जीन का। पीसीआर और टैक पॉलीमरेज, टीआई प्लाज्मिड और जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, ये मोस्ट रिपीटेड नीड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जो एथिडियम ब्रोमाइड है, बायोरिएक्टर्स, प्लाज्मिड वेक्टर्स, पीबीआर 322 एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मोस्ट रिपीटेड नीड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टिकी एंड्स और डीएनए लाइगेज में से, ठीक है। पीसीआर एंड टैक पॉलीमरेज से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एथिडियम ब्रोमाइड से पूछा जाता है। पीबीआर 322 प्लाज्मिड वेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। ये सारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड कॉन्सेप्ट है। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन लैग जेड का जो भी हमने किया था व्हाइट एंड ब्लू कॉलोनी के लिए, टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये हाई यील्डिंग नीड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मोस्टली रिपीटेड होते हैं इसमें से क्वेश्चंस, ओके।
नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को यूज करके, ठीक है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी में? बेस्ट कैटलिस्ट है, इंप्रूव माइक्रोब और प्योर एंजाइम, ऑप्टिमल कंडीशन, इंजीनियरिंग स्टेबल इन्वायरमेंट देता है कैटलिस्ट एक्शन के लिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम प्यूरिफिकेशन करते हैं डिजायर्ड प्रोटीन या कंपाउंड की। मेजर एप्लीकेशन क्या है? थेरापेटिक्स मेडिसिन में यूज होता है, डायग्नोस्टिक्स डिजीज डिटेक्शन में यूज होता है, जीएम क्रॉप्स एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, प्रोसेस्ड फूड के लिए यूज होता है, बायोरेमिडिएशन क्या होता है? पॉल्यूशन क्लीनअप को बायोरेमिडिएशन बोला जाता है, उसमें हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ वास्ट एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन अप्रोचेस क्या है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स दोनों को यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में ये नेचुरल फार्मिंग का मेथड है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसे जीएम क्रॉप्स बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? इसमें जो फूड का प्रोडक्शन है वो ट्रिपल्ड हुआ था, इसे बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। टिश्यू कल्चर क्या होता है? इसे डेवलप किया गया है जब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो है वो इनएडिक्वेट हो गया, मतलब इनसफिशिएंट हो गया, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए काम नहीं कर रहा था, तो टिश्यू कल्चर को डेवलप किया गया। इसमें लेते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? कोई भी प्लांट का पार्ट जो टेस्ट ट्यूब में हम ग्रो कर सकते हैं एक स्टेराइल कंडीशन के अंडर, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम में, उसे बोलते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। प्लांट का कोई भी पार्ट एक्सप्लांट, जिसे हम न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो करते हैं टेस्ट ट्यूब में। टोटिपोटेंसी क्या होता है? ये सिंगल सेल या एक्स प्लांट की एबिलिटी होती है कि वो होल प्लांट को जनरेट कर सके, ठीक है, पूरे प्लांट को जनरेट कर सके। मान लो हमने एक लीव लिया प्लांट का, उसे ग्रो करवाया लैब कंडीशन में, तो वो जो लीव पार्ट हो गया वो एक्स प्लांट हो गया। अब ये जो लीव है उससे न्यू प्लांट फॉर्म हो गया, तो इस कैपेसिटी को बोलेंगे टोटिपोटेंसी। एनसीईआरटी का डेफिनेशन देख लेते हैं टोटिपोटेंसी का। ये कैपेसिटी होती है जनरेट करने के लिए होल प्लांट को किसी भी सेल या एक्स प्लांट से। अब ये जो फूड प्रोडक्शन अप्रोचेस थे पहले वाले, जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये जो हमने तीनों पढ़ा, इसके लिमिटेशंस क्या थे? ये इनसफिशिएंट थे पॉपुलेशन ग्रोथ के टाइम। एग्रोकेमिकल्स जो थे वो एक्सपेंसिव थे, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है वो लिमिट्स था उनका, ठीक है। ये हमने इन तीनों का लिमिटेशन पढ़ा है। न्यूट्रिएंट मीडियम, अब हमने यहाँ पे बात की कि हम यहाँ पे प्लांट के पार्ट को ग्रो करवा रहे हैं एक न्यूट्रिएंट मीडियम में। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होता है? सुक्रोज जो कि कार्बन का सोर्स है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, एमिनो एसिड्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो ग्रोथ में को कंट्रोल करते हैं प्लांट्स में, वो है ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है? ये प्रोडक्शन होता है थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स का थ्रू अ टिश्यू कल्चर इन शॉर्ट टाइम। एक टिश्यू कल्चर से एक शॉर्ट टाइम में आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स की कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं? प्लांट जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं टिश्यू कल्चर से वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, पेरेंट प्लांट के, इसलिए उनको बोला गया सोमा क्लोन्स, ठीक है। तो सोमा क्लोन्स क्या हुए? प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स का एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट होंगे जो प्रोड्यूस्ड हुए थ्रू टिश्यू कल्चर। कमर्शियली प्रोड्यूस्ड टिश्यू कल्चर से कुछ एग्जांपल हैं जो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड हुए हैं टिश्यू कल्चर मेथड से, टोमेटो, बनाना एंड एप्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स प्लांट क्या होता है? प्लांट पार्ट जो यूज्ड हुआ है टिश्यू कल्चर में। टोटिपोटेंसी क्या होता है? होल प्लांट्स फॉर्म हो रहा है एक सिंगल सेल से। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है? मास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। सोमा क्लोन्स क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं। ऑक्सिन्स और साइटोकिन्स क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर्स है। नेक्स्ट जीएम क्रॉप्स एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी देख लेते हैं। वायरस फ्री प्लांट्स को हम मेरिस्टेम कल्चर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल और एक्सिलरी पे प्रेजेंट होता है, जनरली ये वायरस फ्री होता है, ठीक है। तो मेरिस्टेम क्या होते हैं? एपिकल और एक्सिलरी पे प्रेजेंट होते हैं और वो वायरस से फ्री होते हैं, तो इसलिए हम मेरिस्टेम को यूज करते हैं वायरस फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मेथड क्या है? इसमें हम रिमूव करेंगे मेरिस्टेम को, उसको ग्रो करेंगे विट्रो टिश्यू कल्चर में और फिर उससे वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करेंगे। इसके एग्जांपल्स है बनाना, शुगर केन, पोटैटो, ठीक है। तो मेरिस्टेम कल्चर से इन तीनों को ऑब्टेन किया गया है, ये एग्जांपल्स है। एडवांटेज क्या है जीएम प्लांट्स का? जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का सबसे पहला एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, ये कोल्ड रेजिस्टेंस होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है, बेटर स्टोरेज और शेल्फ लाइफ होता है इनका, बेटर मिनरल यूटिलाइजेशन होता है, मिनरल अपटेक इनका इंक्रीज होता है, अर्ली सॉइल फर्टिलिटी को प्रिवेंट करते हैं, एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू, इनमें वैल्यू जो होती है वो बहुत एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन ए एनरिच्ड राइस इज अ गोल्डन राइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गोल्डन राइस में क्या ज़्यादा एनरिच्ड होता है? किससे? विटामिन ए से। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट। इसमें क्या होता है? जो नेक्ड प्लांट सेल, नेक्ड प्लांट सेल क्या हुआ? बिना सेल वॉल के, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड करते हैं, ठीक है। ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है? सेल वॉल को डाइजेस्ट करके। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसमें फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का टू डिफरेंट प्लांट वेराइटीज से जिनमें डिजायरेबल ट्रेट्स हैं।
प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से सोमेटिक हाइब्रिड फॉर्म होगा। इससे जो प्लांट फॉर्म, जो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के बाद जो प्लांट फॉर्म हुआ है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ, नेक्ड प्लांट सेल हुआ बिना सेल वॉल के, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसमें, उसे बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। इसे सेल वॉल को डाइजेस्ट करके यूज़ करते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, दो प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज़ करवाते हैं, अब उनके फ्यूजन से जो प्रोड्यूस हुआ प्लांट उसको सोमेटिक हाइब्रिड बोलते हैं। इस मेथड का एग्जाम्पल है पोमैटो। पोमैटो में क्या किया गया, टोमेटो और पोटैटो को फ्यूज़ करवाया गया, इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवाया गया। तो पोमैटो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। पो से पोटैटो और मैटो से टोमेटो, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोमैटो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हुआ है, किसके, टोमेटो एंड पोटैटो के। पोमैटो होता क्या है, सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया गया है, कमर्शियली बट यूजफुल नहीं है ये, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओस क्या होते हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी और एनिमल्स हुज जीन्स आर अल्टर्ड बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन। एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या है, जीएमओ होता क्या है, ऑर्गेनिज्म जिनका जो जीन है वो मैनिपुलेशन से चेंज हो चुका है, अल्टर्ड हो चुका है, उसे बोलते हैं जीएमओ। जीएमओ का फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ क्विक वर्ड्स पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेम क्या होता है, वायरस फ्री रीजन होता है। प्रोटोप्लास्ट, वो सेल बिना सेल वॉल के सेल को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। सोमेटिक हाइब्रिड, ये फ्यूज प्रोटोप्लास्ट से जो हाइब्रिड फॉर्म हुआ, पोमैटो, टोमेटो प्लस पोटैटो। नेक्स्ट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस होता है। मोस्ट रिपीटेड इसके कॉन्सेप्ट क्या है, मेरिस्टेम कल्चर वाला, प्रोटोप्लास्ट, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, पोमैटो, गोल्डन राइस, जीएम क्रॉप्स, ठीक है। तो ये मोस्ट रिपीटेड नीट कॉन्सेप्ट है। जीएम क्रॉप्स एबायोटिक स्ट्रेस और पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बीटी क्रॉप्स एंड बीटी कॉटन। टेलर मेड जीएम प्लांट्स क्या है, जीएम प्लांट्स जो है उसे डिज़ाइन कर सकते हैं स्टार्च, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। बीटी क्रॉप्स क्या होते हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप्स होते हैं जिन्हें बीटी टॉक्सिन जीन को यूज़ करके प्रोड्यूस किया गया है। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, बैसिलस thuringiensis, बीटी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, बैसिलस thuringiensis। और बीटी टॉक्सिन को हम कैपिटल बीटी से डिनोट करेंगे और बैसिलस thuringiensis को हम कैपिटल बी स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो ये आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। मैकेनिज्म क्या है इसका, बीटी टॉक्सिन जीन जो होगा वो बैक्टीरियम से क्लोन्ड होगा, फिर उसे क्रॉप प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे प्लांट जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा और पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो कम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। देख लेते हैं बीटी कॉटन कैसे फॉर्म हुआ है। इसमें बीटी टॉक्सिन जीन होता है, किससे, बैसिलस thuringiensis से। इंसेक्ट किल्ड लेपिडोप्टेरन्स को किल करता है, जैसे कि टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरन्स को, बीटल्स को, डिप्टेरियंस, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज को, इन इंसेक्ट्स को किल कर लेता है। क्राई जीन्स क्या होते हैं, ये बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं, उन्हें क्राई जीन्स बोला गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्राई जीन्स, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन्स आर नोन एज क्राई जीन्स। अब इंपॉर्टेंट क्राई जीन्स देख लेते हैं। क्राई फर्स्ट एसी कॉटन बॉलवॉर्म में है, क्राई सेकंड एबी ये कॉटन बॉलवॉर्म का ही है, क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बीटी टॉक्सिन्स इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होंगे, उन्हीं पे टारगेट करेंगे। बीटी टॉक्सिन क्या होता है, इसका नेचर, ये प्रोड्यूस्ड होता है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की तरह। बीटी बैक्टीरियम किल्ड क्यों नहीं होता, फिर जो टॉक्सिन्स होता है वो इनएक्टिव रहता है बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है। इनएक्टिव टॉक्सिन को प्रोटॉक्सिन बोलेंगे और प्रोटॉक्सिन जो है बैक्टीरिया में वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसलिए बैक्टीरिया किल नहीं होता है। अब इसकी एक्टिवेशन कैसे करवाएंगे, इंसेक्ट जो है उसने टॉक्सिन क्रिस्टल्स को ईट खा लिया। अब जो अल्कलाइन पीएच है इंसेक्ट गट का, इंसेक्ट के गट में पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, वो प्रोटोटॉक्सिन को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। इससे एक्शन क्या होगा, जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो मिडगट के एपिथेलियल सेल पे बाइंड करेगा और सेल मेम्ब्रेन में पोर्स फॉर्म करेगा। इससे सेल की स्वेलिंग और लाइसिस होगी और इंसेक्ट का डेथ होगा। तो बैक्टीरिया में जो बीटी टॉक्सिन है वो प्रोटॉक्सिन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। जब उसे इंसेक्ट ईट करेगा टॉक्सिन क्रिस्टल्स को, तो जो इंसेक्ट का गट का जो पीएच है जो कि अल्कलाइन है, उसकी वजह से बीटी टॉक्सिन जो है वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये क्विक कीवर्ड्स है, ये आप देख लें, जो मैंने यहाँ पढ़ा है वो यहाँ मैंने वन वर्ड में लिखा है। अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स देख लेते हैं। पेस्ट प्रॉब्लम क्या है, मिलोइडोग्नी इनकॉग्निटा, ये एक निमेटोड है, इसका अफेक्ट क्या है, टोबैको प्लांट रूट को अफेक्ट करता है। सीवियर रिडक्शन होता है क्रॉप के ईल्ड में। तो आरएनए इंटरफेरेंस आया, आरएनए स्मॉल आई, ठीक है। आरएनए स्मॉल आई को आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मेथड यूज किया गया प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए निमेटोड इन्फेक्शन से। डेफिनेशन क्या है इसका, आरएनए इंटरफेरेंस का, ये एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है यूकैरियोट्स में, जो कि साइलेंस कर देता है एक स्पेसिफिक एमआरएनए को, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड करेगा टारगेट एमआरएनए पे,
ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन जो है वो साइलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा। एनसीईआरटी लाइन क्या है? साइलेंसिंग करना एक स्पेसिफिक एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, उसे बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। इसका फुल फॉर्म है आरएनए इंटरफेरेंस। अब सोर्स क्या होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए का? आरएनए का वायरस हो सकता है, ट्रांसपोजोन्स हो सकता है। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो मूव कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। रोल क्या एग्रोबैक्टीरियम का? इसे वेक्टर की तरह यूज किया जाता है निमेटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ऑल्टर जीन का इंट्रोडक्शन कैसे होगा? सेंस आरएनए प्रोड्यूस्ड होगा, एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस्ड होगा, दोनों कंबाइन होंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करने के लिए। रिजल्ट क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है फिर वो आरएनए इंटरफेरेंस को एक्टिव करेगा, ट्रिगर करेगा। इससे इफेक्ट क्या होगा नेमेटोड पे? स्पेसिफिक नेमेटोड एमआरएनए जो होगा वो साइलेंस हो जाएगा, इसेंशियल प्रोटीन्स जो होंगे वो फॉर्म नहीं होंगे और नेमेटोड जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका आउटकम क्या होगा? जो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा नेमेटोड के अटैक से। ठीक है, तो कौन सा नेमेटोड प्रॉब्लम था? मिलोई डॉग्नी इनकॉग्निटा। ठीक है, जो कि टोबैको प्लांट के रूट को अफेक्ट करता है। तो उसको कम करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किया गया। ये नीट के क्विक कीवर्ड्स हैं जो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। मोस्ट रिपीटेड नीट कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे, और यहाँ जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ये मैंने 1 लाइन में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स। ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है? रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स में क्या होता है? प्रोड्यूस करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सेफ और इफेक्टिव ड्रग्स, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। इसमें कोई भी अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स कॉज नहीं करता है। फैक्ट्स क्या है? 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स जो है वो वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है और 12 जो है वो इंडिया में मार्क्ड है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर जो सोर्स था, पहले इंसुलिन जो है वो कैटल पिग की पैनक्रियाज से लेते थे। ठीक है, इसका बट प्रॉब्लम क्या था? ये एलर्जिक था और इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता था कुछ पेशेंट्स में। स्ट्रक्चर क्या होता है इंसुलिन का? इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, चेन ए एंड चेन बी, ये देख रहे हो आप, और ये लिंक्ड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। फिर आता है प्रो इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है इनिशियली प्रोड्यूस्ड होता है एज अ प्रो इंसुलिन, ठीक है, प्रो हार्मोन। तो इंसुलिन पहले कैसे आएगा? इनिशियली वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में फॉर्म होगा, कि जिसे प्रो हार्मोन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है, फिर उसका मैचुरेशन होता है, तो सी पेप्टाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा और इससे मैच्योर इंसुलिन फॉर्म होते हैं। एनसीईआरटी फैक्ट क्या है? सी पेप्टाइड एब्सेंट होता है मैच्योर इंसुलिन में। वेरी इंपॉर्टेंट, मैच्योर इंसुलिन में क्या एब्सेंट होता है? सी पेप्टाइड। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन क्या है? फिर एक साइंटिस्ट आए, एली लिली, इन्होंने डीएनए सीक्वेंस करवाया ए एंड बी चेन्स के लिए, इंसर्टेड किया प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई में, ए एंड बी चेन्स प्रोड्यूस्ड हुए सेपरेटली, फिर उन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन किया। इससे क्या प्रोडक्ट मिला? ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्ट हमें मिला। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। इसका डेफिनेशन क्या है जीन थेरेपी का? ये टेक्निक जो हम यूज करते हैं एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए एक नॉर्मल फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करवा के, उसे बोलते हैं जीन थेरेपी। इसमें हम डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करते हैं। एम क्या है? जो हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ट्रीट करना। एडीए डेफिशिएंसी, ये डिजीज़ जो होती है वो कैसे कॉज होती है? जब एडीए डिलीट हो जाता है। एडीए का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज जीन। इंपॉर्टेंस क्या है एडीए का? ये एडीए जो है वो नॉर्मल इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए एसेंशियल है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो 1990 में किया गया 4 ईयर ओल्ड गर्ल विथ एडीए डेफिशिएंसी पे। ट्रीटमेंट के मेथड्स क्या? टेम्पररी मेथड्स में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है जिसे एडीए इंजेक्शन बोलते हैं, पर इनका लिमिटेशंस क्या है कि ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं थे। ठीक है, टेम्पररी मेथड्स। फिर जीन थेरेपी प्रोसीजर आया, इसमें कलेक्ट किया गया पेशेंट्स के लिम्फोसाइट को, ग्रो किया गया सेल को कल्चर में, इंट्रोड्यूस किया गया फंक्शनल एडीए जीन को रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज़ करके, और जो रिटर्न जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स थे उसे पेशेंट में डाला गया। लिमिटेशंस क्या है इसका भी? लिम्फोसाइट्स जो थे वो इमोर्टल नहीं थे, रिपीटेड इन्फ्यूजन्स की जरूरत पड़ती है इसमें। परमानेंट क्योर क्या है? इंट्रोड्यूस करवा के एडीए जीन को इनटू द एम्ब्रियोनिक सेल्स एट अर्ली स्टेज। तो फिर क्या है कि एडीए जीन्स को आप एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जो बच्चे में ही, ठीक है, जो अर्ली स्टेज होता है लिविंग ह्यूमन बींग का, उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दो। इससे क्या होगा? एडीए का परमानेंट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही चला गया। ये क्विक कीवर्ड्स है जीन थेरेपी के, मोस्ट रिपीटेड नीड कॉन्सेप्ट्स है। ये सब जो मैंने यहाँ पढ़ा है वो मैंने 1 लाइन में 1 वर्ड में लिखा है ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस प्लस अंडरस्टैंडिंग डिजीज, वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। लिमिटेशंस क्या होता है? कन्वेंशनल मेथड के सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, तो अर्ली डिटेक्शन जो था वो पॉसिबल नहीं था। टेक्निक क्या क्या यूज़ किया गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिजा। एलिजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। एलिजा का फुल फॉर्म ये भी हमने कर लिया। इसका प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी को इंटरेक्ट करवाया जाता है। कैसे क्या डिटेक्ट करता है? पैथोजन
एंटीजेंस को, प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस्ड हुए पैथोजन के अगेंस्ट। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत ही लो अमाउंट्स ऑफ पैथोजन को डिटेक्ट कर लेता है, डिजीज को डिटेक्ट कर लेता है सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही। एप्लीकेशन किस में किया गया? एचआईवी डिटेक्शन में किया गया इसका यूज, म्यूटेशन डिटेक्शन में, कैंसर पेशेंट्स में, और डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लियाई यूजिंग पीसीआर। तो बहुत कम अमाउंट या कम कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया हम वायरस का डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या यूज करके? पीसीआर को यूज करके। वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है। पीसीआर में क्या होता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है। अर्ली डिजीज डिटेक्शन किसमें होता है? पीसीआर में, ठीक है। एचआईवी डिटेक्शन भी हम पीसीआर से यूज करें, कैंसर म्यूटेशन डिटेक्शन भी हम पीसीआर से कर रहे हैं। प्रोब रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, ये भी हम पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए प्रोब टेक्निक क्या है? इसमें प्रोब क्या होता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है जो टैग्ड होता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? प्रोब हाइब्रिडाइज होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, और डिटेक्शन होता है इसका ऑटो रेडियोग्राफी से। रिजल्ट क्या होता है? क्लोन जो म्यूटेटेड जीन होते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे। रीजन क्या है? प्रोब में कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है म्यूटेटेड जीन के लिए वो लैक होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो प्रोब क्या हुआ? रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है? प्रोब की डिटेक्शन को ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। एलिजा में एंटीजन और एंटीबॉडी को इंटरेक्ट करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स जिनका डीएनए जो है वो मैनिपुलेटेड करवा गया है और वो फॉरेन डीएनए को पोजेस भी करे और एक्सप्रेस भी करे। एग्जाम्पल्स, माइस 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। माइस के रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप, काउस, फिश, ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, और माइस का 95% है। वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए, जीन रेगुलेशन और नॉर्मल बॉडी फंक्शन को। एग्जाम्पल, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ। पर्पस क्या? अंडरस्टैंड करने के लिए जीन्स का रोल क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। स्टडी ऑफ डिजीज के लिए, ठीक है, मॉडल्स की तरह यूज किया गया है, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एंड अल्जाइमर डिजीज के लिए। बेनिफिट क्या हुआ? इससे न्यू ट्रीटमेंट का डेवलपमेंट हो पाया। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्शन करना यूजफुल ह्यूमन प्रोटीन्स या मेडिसिन का। इसका एग्जांपल है ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। यूज्ड होता है ये एम्फीसेमा के ट्रीटमेंट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है? उसका नाम ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये एम्फीसेमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज्ड होता है। अदर डिजीज कौन से? फिनाइलकीटोन्यूरिया, पीकेयू, सिस्टिक फाइब्रोसिस। रोजी, ये क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव है जो कि 1997 में हुई थी। ये क्या प्रोड्यूस करती है? ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है। प्रोटीन इसमें कौन सा है? ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क। इंपॉर्टेंस क्या है? मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर बेबीज देन नॉर्मल काव मिल्क, ओके। तो रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव है और ये ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है प्रोटीन का? ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। और ये बेबी में के लिए बहुत ही न्यूट्रिशनली होता है, ओके। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ट्रांसजेनिक माइस को यूज़ किया गया है वैक्सीन के सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल पोलियो वैक्सीन। एडवांटेज क्या? ये मे रिप्लेस मंकीज इन वैक्सीन टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो उनको ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए। बेनिफिट क्या है? टॉक्सिसिटी टेस्टिंग जो होगा वो फास्टर होगा और रिजल्ट्स जो होगा वो कम टाइम में हमें मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे सब पे 30 सेकंड रिवीजन भी लिखा है, तो जो मैंने यहाँ पढ़ाया है वो आप 30 सेकंड में यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको इजी होगा रिवाइज करने में। अब एथिकल इश्यूज देख लेते हो। बायोप्रेसी क्या होता है? एथिकल इश्यूज क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में? जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स मस्ट बी रेगुलेटेड। जो भी जेनेटिक मैनिपुलेशन हो रहा है वो रेगुलेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिम्स को हार्म ना करे या फिर कोई अनप्रेडिक्टेबल इकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो। GEAC क्या? इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या करता है? ये अप्रूव करता है GM रिसर्च की वैलिडिटी को, इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिजम्स बिफोर पब्लिक यूज, ठीक है। पेटेंट इश्यूज क्या है? प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो अराइज होते हैं जब पेटेंट्स ग्रांटेड होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे जो कि ऑलरेडी यूज ट्रेडिशनली यूज्ड है। एग्जांपल जैसे बासमती राइस, टर्मरिक या नीम, उसे बोलते हैं पेटेंट इश्यूज। बासमती राइस कंट्रोवर्सी क्या था? 1997 में अमेरिकन कंपनी ने ऑब्टेन किया था पेटेंट राइट्स बासमती राइस पे US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू। फैक्ट क्या था? न्यू बासमती वैरायटी जो है वो ड्राइव की गई थी इंडियन फार्मर वैरायटी से ही। इशू क्या था? अटेम्प्ट था कि क्लेम ट्रेडिशनल इंडियन रिसोर्स एज इन्वेंशन, ओके। बायोपैसी क्या होता है? ये यूज होता है बायो रिसोर्सेज का और ट्रेडिशनल नॉलेज का बिना प्रॉपर ऑथोराइजेशन और कंपेंसेशन के, ठीक है, इसे बोलते हैं बायोपैरेसी। एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या है? यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन एंड कंपेंसेटरी पेमेंट। बिना परमिशन और कंपेंसेटरी पेमेंट के बिना यूज बायो रिसोर्सेज को यूज करना, उसे बोलते हैं बायोपैरेसी। डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज में देख लेते हैं। डेवलप्ड नेशंस जो है फाइनेंशियली रिच होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में पुअर है बट ट्रेडिशनल नॉलेज में पुअर है। डेवलपिंग नेशंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी में रिच है ट्रेडिशनल नॉलेज में। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज का? ये मॉडर्न एप्लीकेशन में हेल्प करेगा, सेव टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट इन कमर्शियलाइजेशन। लीगल प्रोटेक्शन क्या है?
जरूरत क्या है, ये अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन जो होता है बायो रिसोर्स का उसको रोकता है। इंडिया में इंडिया पेटेंट्स बिल होते हैं, सेकंड अमेंडमेंट में आया। कवर क्या है, पेटेंट इश्यूज को कवर करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस को कवर करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को कवर करता है। ये नीट क्विक कीवर्ड्स हैं जो हमने यहाँ किए, वो सारे यहाँ लिखे हैं मैंने। मोस्ट रिपीटेड नीट कॉन्सेप्ट्स क्या है, और ये सारा रिवाइज 30 सेकंड्स में ये यहाँ पे लिखा है ताकि आप 1 लाइन में रिवाइज कर सको। नेक्स्ट है, अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर के। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1992 टू अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम। तो जो फर्स्ट जीन थेरेपी दिया गया था वो एडीए डेफिशिएंसी का था, ये भी अभी हमने किया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, ठीक है। मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन डिफरेंट फ्रॉम प्रो इंसुलिन बिकॉज इट लैक्स सी पेप्टाइड, ठीक है। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है और मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन में सी पेप्टाइड एब्सेंट होता है, ये भी अभी हमने जस्ट किया है। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होता है किससे, बैसिलस thuringiensis से, ठीक है, ये भी किया है हमने। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो किस में हेल्प करता है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, एक स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग में, ये भी अभी हमने किया है। गोल्डन राइस किस में एनरिच्ड होता है, विटामिन ए में, ये भी किया है हमने अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ वैक्टर इन एडीए जीन थेरेपी, वो है रेट्रोवायरस, ये भी किया है। नेमाटोड कंट्रोल बाय आरएनए इंटरफेरेंस इन टोबैको प्लांटिस, ये भी जस्ट अभी हमने किया है। मिलोइड डिग्नी इनकॉग्निटा। एलिजा जो है वो किस पे बेस्ड होता है, ये भी अभी हमने किया, एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन पे बेस्ड होता है। रोजी द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस मिल्क एनरिच्ड विथ, ये भी अभी हमने किया, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन उसमें होता है, ठीक है। और वो काउ कौन सी है, ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वो है रोजी। विच क्रायोजीन कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, कौन सा क्रायोजीन कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, ये है क्रायो फर्स्ट एबी, ये भी अभी हमने किया है। पीसीआर प्राइमरीली यूज्ड होता है किसके लिए, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। प्रॉपर वर्ड है पीसीआर का एनसीईआरटी में, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, ये भी अभी हमने किया है। मोस्ट रिपीटेड नीट क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं इस चैप्टर के। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसर्स कौन सा है, बैसिलस thuringiensis, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये नीट के। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। आरएनए आई क्या होता है, एमआरएनए का साइलेंसिंग होता है। एडीए डेफिशिएंसी फर्स्ट जीन थेरेपी की गई थी। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, नो सी पेप्टाइड। क्राई फर्स्ट एसी और जो क्राई सेकंड एबी है वो बॉल वॉर्म को कंट्रोल करते हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड नीट के क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।